मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो बाहर के नहीं हैं, वो भी इसी देश के हैं। वो मुसलमान हैं पर सनातनी मुसलमान हैं। ठीक है। हम सर, आप भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी देखते हैं? इस हो RO AR हो, इधर भर्तियों में फर्जीवाड़ा है वो अलग देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजस्थान की एक भर्ती है, अभी SI की भर्ती हुई, उसका जो टॉपर है वो फर्जी निकला हुआ, उसके पास फर्जी डिग्रियां पाई गई। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ट्रैप तो है कि हाँ, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हमारे, वो बहुत कड़क निर्णय लेने के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। तो वो सीधे सीधे कार्रवाई उनकी यही रहती है कि हाँ, कहीं पर अपना वो JCB वाला सिस्टम अपनाते हैं, कहीं पर सीधे FIR वगैरह वो होती हैं। किसी किसी जगह पर जब मामला गंभीर होता है वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी प्रयोग किया जाता है। और युवा को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि युवा भ्रमित होता है। युवाओं के पास जब बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो युवा ऐसा भ्रमित हो जाता है कि उसे एक राह पकड़ना मुश्किल हो जाता है। हमारे साथ एक सर जुड़ गए हैं। इन्होंने अपनी इच्छा से बोला कि चलिए मैं भी आपसे थोड़ी बातचीत कर लेता हूँ। तो सर बताइए, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शशांक गौड़ है। मैं UP से आया हूँ यहाँ पे। आप करते क्या हैं? जी, मैं एक IT ट्रेनी हूँ जो अभी यहाँ पे ट्रेनिंग ग्रहण कर रहा है नज़दीकी सेंटर से। क्यू स्पाइडर नाम है उसका। और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ का, देख के अच्छा लग रहा है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, हाथरस UP। बताइए कि लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, तो आप एक युवा होने के नाते अभी का चुनावी सिनेरियो जो है आप उसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की है 370 प्लस की, और विपक्ष का गठबंधन भी इस बार काफ़ी अच्छा है। सारे जो विपक्षी दल हैं वो एक साथ आने के प्रयास में हैं, और इस बार का अगर टक्कर देखी जाए ना तो काफ़ी अच्छी है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी ताकत पूरी दोनों ओर से लगाए हुए हैं। और भाजपा जो NDA में जो भाजपा की जो सरकार है वो 370 का दावा भी पेश कर रही है, और दोनों ओर से ही आरोप प्रत्यारोप पक्ष विपक्ष में चल रहा है कि हाँ, आपने ऐसा कर दिया, हमारे टाइम पे ऐसा था, आपके टाइम पे ऐसा है। तो अभी काफ़ी गर्मा गर्मी शुरू हो गई है, और जब से चुनाव आयोग ने वो EVM पे कमेंट किया है शेर और शायराना अंदाज में, तब से काफ़ी गर्मा गर्मी पक्ष और विपक्ष में चल रही है, और माहौल काफ़ी अच्छा है लोकसभा चुनाव के लिए। युवाओं का चुनावों में इंटरेस्ट अपने आप में एक बहुत ही अच्छी बात है। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, युवा होने के नाते आप भारत में ये महसूस करते हैं कि रोजगार, मतलब युवाओं को संघर्ष करना पड़ रहा है रोजगार के लिए, तो आप केंद्र सरकार से, जैसे कोई भी सरकार बनती है, तो केंद्र सरकार की कौन सी, मतलब किस तरीके की उनको प्लानिंग करनी चाहिए जिससे युवाओं को रोजगार की समस्या का सामना ना करना पड़े? देखिए जी, संघर्ष तो हर जगह है। भूखे को रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जागे हुए को सोने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तो जीवन में संघर्ष तो करना पड़ेगा। पर सरकार, जैसे कि बात जहाँ तक रोज़गार की है, सरकार ने काफ़ी अच्छे कदम उठाए हैं, जैसे कि स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया और एम्पावर इंडिया। हमारी UP में भी कई प्रकार के कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें अनुदान तक की स्कीम्स हैं। और अगर आगे की बात करें तो सरकार को कुछ अपनी एजुकेशन पॉलिसीज़ में चेंज करने होंगे, जिससे कि भारत को एक शिक्षित सुरक्षित युवा के साथ साथ एक स्किल्ड युवा भी मिले। और सबसे बड़ी बात, दो चीज़ों पे भारत सरकार को एजुकेशन पॉलिसी में अपना ध्यान देना होगा, एक नैतिक शिक्षा और एक स्किल्स। नैतिक शिक्षा इसलिए कि सामाजिक दायरों में कैसे चीज़ों को रखा जाए, कैसे बढ़ाया जाए, और समाज के साथ साथ और समय के साथ साथ आगे अपने आप को स्किल्ड करके, अपने आप को एम्पावर करके कैसे अपना योगदान देश की तरक्की में दिया जा सके। सर, आप भारत के एजुकेशन सिस्टम में क्या कमी देखते हैं? देखिए जी, हमारे लिए सबसे बड़ी कमी है, जैसे कि हम अभी पढ़ के आ रहे हैं, हमें बताया जाता है कि 2 और 2 4 होते हैं, 5 और 5 10 होते हैं। पर जो मैकेनिज्म होता है, जैसे कि मैं अभी IT से आ रहा हूँ, मैंने अपनी MCA कंप्लीट की है। वहाँ पे आपको पता है कि MCA एक टेक्निकल कोर्स है, पर स्टिल बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं कि वहाँ पे आपको थ्योरी पढ़ाई जा रही है, आपको कॉन्सेप्ट के बारे में बताया जा रहा है, पर वो प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी जा रही है। आपके यहाँ, उनके यहाँ दिखाने के लिए लैब्स हैं, पर उन लैब्स में बच्चों को नहीं ले जाया जा रहा है। और युवा को भ्रमित करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि युवा भ्रमित होता है। युवाओं के पास जब बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं ना, तो युवा ऐसा भ्रमित हो जाता है कि उसे एक राह पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और भारत सरकार को कम से कम इतना तो करना चाहिए कि आपके पास इतना
इतनी आपके पास डिग्री है तो आपको कम से कम इतना अनुदान मिलना चाहिए जिससे कि वो अपनी आगे की पढ़ाई या अपने रोजगार या मतलब किसी तरह से युवा अपने आप के ऊपर इन्वेस्ट कर सके। सर, जब तक किसी देश की अगर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग नहीं होती है तब तक हम ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारे युवाओं का या फिर हमारे देश के बच्चों का भविष्य कहाँ जा रहा है। और हमने अभी तत्काल में देखा कि कितने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पेपर लीक भी हुए हैं। आप इस पर सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये समस्या बहुत है, इसमें सरकार को अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। जो एजेंसी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही हैं उन्हें अपनी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए। सीधा सीधा खिलवाड़ है। मैं अभी एक यूपी पुलिस का पेपर दे के आया हूँ यूपी में, जिसके लिए मैंने अपनी पढ़ाई से 20-25 दिन हट के कॉलेज से छुट्टी लेके प्रिपरेशन की थी और दिया था, काफ़ी मेहनत की थी और उसमें लगभग मेरे 200 के आसपास नंबर भी बन रहे थे। पर बाद में पता पड़ा कि जो मेरिट 200 के आसपास जानी चाहिए और पेपर लीक की वजह से वो लगभग वो 200 के आसपास जा रही है। और पेपर लीक की घटना आए दिन देखने को मिलती हैं। यूपी में तो लगभग जितने भी पिछले पेपर हुए हैं उसमें से लगभग 60 से 70% लीक ही हुए हैं, चाहे यूपी पुलिस हो, ROAR हो। इधर भर्तियों में फर्जीवाड़ा है वो अलग देखने को मिल रहा है। जैसे कि राजस्थान की एक भर्ती है, अभी SI की भर्ती हुई, उसका जो टॉपर है वो फर्जी निकला हुआ, उसके पास फर्जी डिग्रियाँ पाई गई। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ एक ट्रैप तो है कि हाँ, पैसे वाले लोगों को प्रेफर इस वजह से जगह मिल जाती हैं, नौकरियां मिल जाती हैं, हमें संघर्ष करना पड़ रहा है और ये भविष्य पे हमारे पे सीधा सीधा इम्पैक्ट डालती हैं। क्योंकि हमने 12th के बाद मैंने भी खुद सोचा था कि हाँ, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूँगा। मेरा प्राइवेट में कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था, पर समय परिस्थितियों को और अपने पारिवारिक स्थितियों को देखते हुए मुझे आना पड़ा। तो ये एक विकट समस्या है। इसमें सरकार को कहीं ना कहीं खुद की जिम्मेदारी तय करनी होगी और युवाओं को भरोसा दिलाना होगा कि आगे से ऐसी चीज़ ना हो, क्योंकि एक परीक्षा का लीक होना कई सारे भविष्यों को बर्बाद कर देता है स्टूडेंट्स के को। सर, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आपको नौकरी या बिजनेस में से क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, जब तक आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप बिजनेस के लिए रिस्क ले सकें, तब तक आप नौकरी कीजिए। लगभग ऐसे रिजर्व में अपने पास 10-15 लाख हो जाएं, उसके बाद जो आपकी अर्निंग हो, 10-15 लाख के बाद वाली जो अर्निंग हो, उसके बाद अपने बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और रिस्क तब लीजिए जब आपके पास पेट भरने के लिए संसाधन मौजूद हों। ये मेरी सोच है। जैसे पेपर लीक के बारे में तो आपने इतनी सारी चीज़ें बताई, तो आप क्या मतलब सरकार को किस तरीके से त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और जो पेपर लीक कराते हैं उनके ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, यूपी सरकार हमारी काफ़ी एक्टिव है इन मामलों में। जितने भी पेपर हुए उन पर एक तहत कार्रवाई की जाती है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी हमारे, वो बहुत कड़क निर्णय लेने के लिए वैसे भी जाने जाते हैं। तो वो सीधे कार्रवाई उनकी यही रहती है कि हाँ, कहीं पर अपना वो JCB वाला सिस्टम अपनाते हैं, कहीं पर सीधे FIR वगैरह वो होती हैं। किसी जगह पर जब मामला गंभीर होता है वहाँ पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का भी प्रयोग किया जाता है दंडित करने के लिए। तो इसी तरह के विभिन्न पर ये दंड करने के लिए मतलब इतनी नौबत क्यों आती है कि हाँ, आपको ये सब करना पड़े? सीधा एग्जाम हो, पेपर दें, जो सक्षम है, जो योग्य व्यक्ति हैं वो चुने जाएं, भर्ती में प्रक्रिया में एक पारदर्शिता हो। यही हम सरकार से कहना चाहेंगे। धन्यवाद। अगर कोई भी सरकार बनती है तो आप उनसे क्या चाहेंगी, किन किन मुद्दों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? सरकार को 2 मुद्दों पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। एक तो अपना एजुकेशन और एक सबसे बड़ा मुद्दा है मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ व्यवसाय होंगे, बड़ी फैक्ट्रियाँ होंगी, उद्योग धंधे होंगे तो व्यवसाय और कामकाज और नौकरियाँ उत्पन्न होंगी। दूसरा, एजुकेशन अच्छी होंगी तो उन नौकरी धंधों को, उन फैक्ट्रियों को अच्छी स्किल्ड लेबर मिलेगी, स्किल्ड एम्प्लॉय मिलेंगे और स्किल्ड जनता मिलेगी और ये 2 वे कम्युनिकेशन चलता रहेगा कंटिन्यू। एक अंतिम सवाल मेरा ये भी रहेगा कि आपको क्या लगता है कि BJP पार्टी धर्म के नाम पर वोट लेती है हिंदू मुस्लिम करके, मतलब हिंदुओं और मुस्लिमों का कैसा मिलन है ज़मीनी स्तर पर जो हमें एक्चुअली में दिखाया जाता है? देखिए, मैं इन सब चीज़ों पे मैं टिप्पणी करना पसंद नहीं करता। मैं भाईचारे का वो हूँ, पर मैं समझता हूँ कि जो भी हमारे मुस्लिम भाई बंधु हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि वो बाहर के नहीं हैं, वो भी इसी देश के हैं। वो मुसलमान हैं पर सनातनी मुसलमान हैं, ठीक है? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हिंदू हैं, तो वो भी सनातनी मुसलमान हैं। हम और वो एक ही हैं और इसी भाईचारे को साथ अपने देश में रहना चाहिए, एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, त्यौहार करने चाहिए। कुछ उपद्रवी तत्वों की वजह से, कुछ शैतान तत्वों की वजह से आपस के भाईचारे को ख़त्म नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात पार्टी की है, तो भाई देखो, पार्टी कोई भी हो, वही वोट बैंक की राजनीति करती है, बस उसे जीतने से मतलब है।
पर मैं समर्थक हूँ कि हाँ, देश में शांति होनी चाहिए, खुशहाली होनी चाहिए और भाईचारा रहना चाहिए। थैंक यू सर। थैंक यू